हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद, सब कुछ राज्य से संबंधित चीज़ें होंगी और सारे एक ही लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले हम जो भी नोट्स में दी गई हैं राज्यपाल से ज़रूरी जो भी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि एक्सप्लेनेशंस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अगर हम एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं तो भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में क्या है उल्लेख दिया गया है। तो अगर हम देखें भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था जो है लगभग उसी प्रकार से जैसे हमने केंद्र स्तर पर पढ़ा है। अगर हम देखें तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अगर अध्याय 2 को देखते हैं तो अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में क्या दिया गया है और संबंध में उल्लेख है। इसके बाद अगर हम अब अनुच्छेदों के बारे में देखें तो अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। हमने पढ़ा था कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं, हमने कहाँ देखा था, ये अनुच्छेद 53 में देखा था। और अगर हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि 153 के अनुच्छेद में अगर हम देखें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमें ये थोड़ी सी इसमें अगर राज्यों में हम आते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र तो हम रेगुलरली पढ़ते ही रहते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, बट राज्य को हम इस बेसिस पे छोड़ देते हैं कि हमने केंद्र को पढ़ रखा है तो वो आ जाएंगे क्वेश्चन, हम टैकल कर लेंगे और वहाँ पे हमसे मिस्टेक जो है वो हो जाती है आर्टिकल्स में। तो हमें यहाँ आर्टिकल्स पर ज़्यादा जोर देना है कि जैसे 154 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 155 देख रहे हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। और 153 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इस तरीके से अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156 के खंड 1 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 156 के खंड 1 में कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसके बाद अनुच्छेद 156 के खंड 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो अनुच्छेद 156 के खंड 2 के तहत अगर हम देखें तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। तो 156 खंड 2 में क्या सीधी सी बात है कि राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 156 के खंड 1 में हमने क्या देखा था कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं बताई गई हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो अगर हम देखते हैं आर्टिकल 166, तो आर्टिकल 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य जो हैं वो औपचारिक रूप से किसके नाम पे किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं।
इसके बाद अनुच्छेद 202 के खंड 3 के उपखंड क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 202 के खंड 3 उपखंड क के अनुसार अगर हम देखते हैं तो राज्यपाल की जो भी उपलब्धियां, भत्ते उसके पद से संबंधित अन्य व्यय होते हैं वो कहाँ पर भारित होते हैं, तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद अगर हम देखें तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239 क खंड 5 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 168 के खंड 1 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 168 के खंड 1 के अनुसार जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है। कहाँ, कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है, तो अनुच्छेद 168 के खंड 1 में। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए क्या कर दिया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसके बाद अगला अनुच्छेद हम देखें, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो 165 के अनुसार क्या है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल कर सकता है और किसे करेगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या होगा, योग्य होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक सकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये सेम वही प्रोसेस है जो हमने राष्ट्रपति के समय पढ़ी थी। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कौन से विधेयक को नहीं, तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखें तो अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई विषय पर कोई विधेयक है जिस पर राज्यपाल द्वारा क्या कर लिया गया है, उसको अपने पास रखा गया है राष्ट्रपति के विचार के लिए, तब राष्ट्रपति ये घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या नहीं देगा। इसके बाद अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। कहाँ बोला गया है, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 213 में। इसके बाद अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें इस राज्यपाल पद पर क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा फ्रेंड्स। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें तो संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि तो मूल योजनाओं को क्यों छोड़ दिया गया था, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। तो बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक दूसरा निर्वाचन होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद अगर हम देखें तो निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, तो ऑब्वियस सी बात है जब दोनों ही पद के लिए निर्वाचन हो रहे हैं तो राज्यपाल में की शक्ति और मुख्यमंत्री में क्लैश होता कि भाई जब दोनों ही जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आए हैं तो मेरी शक्ति नाम मात्र की क्यों और आप रियल पावर में क्यों हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो ये भी क्या था, ये तीनों ही ऑप्शन। तो अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है।
अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो लिखा हुआ है कि संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी बहस हुई कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णामाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। अंततः देश की परिस्थितियों एवं आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया और निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्योंकि अनावश्यक निर्वाचन व्यय बढ़ेगा, निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी, केंद्र और राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा और अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से जो राज्यपाल जो पद है उसको उसमें क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा क्या करता है, नियुक्त करता है। तो हमने देखा कि कहाँ लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो आर्टिकल 154 के खंड 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 154 के खंड 1 में लिखा गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में नियुक्त होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में होती है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है, तो 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान कीजिए। तो एक राज्य के राज्यपाल के संबंधित अगर हम कथन देखें तो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसे जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस बेसिस पे पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल है, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी अर्हता है वो नहीं दी गई है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो अर्हताएं हैं। अगर देखें, पहला है वो भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतुक के रूप में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो क्या होगा, विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 157 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, ये गलत है। तो अगर हम देख रहे हैं तो शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप क्या भारतीय संविधान की तीसरी सूची में नहीं है। तीसरा है ऑप्शन, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी सही ऑप्शन है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई
गई है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अभी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। तो हमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल के शपथ के बारे में कहाँ कौन से आर्टिकल में बात की गई है, अनुच्छेद 159 में बात की गई है, ना कि किस में बात की गई है, 3री अनुसूची में बात की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो जो राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाएगा, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ ग्रहण कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में देखना है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। उसके बाद उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति नहीं थे, तो बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के खंड 1 में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1 और अनुच्छेद 156 के खंड 1 में कथन 2 तथा अनुच्छेद 156 के खंड 3 में कथन 4 सन्निहित हैं। इस प्रकार दिए गए चारों कथन जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर हम देखें, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। वो 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी ठीक है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही नहीं है। किस तरीके से, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अनुच्छेद 156 के खंड 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156 के खंड 3 के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अन्य प्रश्नगत जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला अगर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। ये स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो गलत है, क्योंकि अगर उस राज्यपाल को उसकी पदावधि के पूरी होने से पहले भी उसे पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, तो ऐसा नहीं है। अगर राज्यपाल जो है वो 5 वर्ष की अवधि के बाद पद पर बना रह सकता है। अगर हम देखें तो 156 में जो उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, इससे कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है, तो दोनों ही जो हैं अपने आप में क्या है, सही नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 156 के खंड 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है। अनुच्छेद 156 के खंड 3 के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। हमने अभी पढ़ा कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156 के खंड 1 के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है
तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो कौन है जो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो वो है राज्यपाल। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है किया जा सकता है। इसके बाद भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल क्या है? ये सही ऑप्शन है, क्योंकि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया कहीं पे भी नहीं दी गई है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन अगर हम देखें, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे किसका काम होता है? वहां पे राष्ट्रपति करते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 156 के खंड 1 में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 के परंतु के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 239 का 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, तो जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदर ए रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो ये कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा ये काम किया गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का जो नाम था वो सन 1965 में सदर ए रियासत से बदल के क्या कर दिया गया था? राज्यपाल कर दिया गया था। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम बदलकर सदरी रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। तो हमें ध्यान रखना है ये कि संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा?
तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से क्या करेगा, कार्य करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर तो राधा कृष्ण माथुर को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। और ये बात कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 202 के खंड 3 क के अनुसार ये बात की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते प्राप्त होंगे। तो वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो किस तरीके से आवंटित होंगे? उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाए, अवधारित किया जाए। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158 3 क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह उसे संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो किसी राज्य को के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आती हैं? तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। तो बिल्कुल है कि ये उनकी जो राज्यपाल है उनकी क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। और इसके बाद अगर हम देखें, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो ये भी उनकी क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो ये अगर हम देखें, और अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो हमें पता है कि वो मंत्री परिषद के सलाह पर करेंगे, तो कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो वो भी कोई उनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें वो उनकी क्या है, विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना कि राज्यपाल की क्या है, विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उसे अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। यह भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं, क्योंकि इसका प्रयोग वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के बिना करता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड 3 के अनुसार अगर देखें, राज्यपाल अपने विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य को छोड़कर राज्य सरकार के कार्य सुचारू रूप से संचालन और इस हेतु मंत्रियों के कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अतः स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तर जो है वो कौन सा होगा, विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है वो विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो जो राज्य का राज्यपाल है मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। अगर हम ऑप्शन देखें, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है अपनी जगह, और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और पांचवा ऑप्शन है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। तो ये जो है ये फिफ्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन
नहीं है, तो ये फिफ्थ को छोड़कर अगर हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है, सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य का राज्यपाल निम्न संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए, जो कि अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अगला, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अतः विकल्प ए जो है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 200 में की गई है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अभी क्या होगा, तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो अगर राज्यपाल उसमें जहाँ पे राज्यपाल की सिफारिश की अनिवार्यता थी, जहाँ ज़रूरत थी, अगर राज्यपाल ने बिना राज्यपाल की अनुमति लिए क्या किया गया है, विधानमंडल के द्वारा उसको विधानसभा के द्वारा कर दिया गया है, पुनर्स्थापित कर दिया गया है, प्रस्तुत कर दिया गया है और उसने पारित करने के लिए अगर राज्यपाल को भेज दिया है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। मतलब वो विधि जो उनको भेजी गई है वो अविधिमान्य नहीं कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान्य होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्यवाही आवश्यक है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213 के खंड 2 उपखंड क के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः संवेत होने पर उससे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः संवेत होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हमें बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी अध्यादेश के द्वारा कोई भी नियम लाया गया है, तो जब दोबारा से संसद अपने सदन में बैठेगी या विधानसभा अपनी विधानमंडल फिर से जब एकत्रित होंगे, तो 6 सप्ताह के भीतर अगर उसे वैधता मिल जाती है तो वो नियम बन जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता जो होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो कभी भी अगर बात हो रही है किसके राज्य के राज्यपाल के बारे में और तो अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 213 के तहत। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो जो राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन है वो किसके द्वारा होना आवश्यक है?
तो जो अनुमोदन है वो राज्य की विधायिका द्वारा होना आवश्यक है। तो अगर हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? तो जो राज्य का राज्यपाल है वो किसकी नियुक्ति नहीं करते? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, क्योंकि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्यपाल है वो विधानमंडल का क्या है? अनन्य मतलब उनको हटाया नहीं जा सकता, वो एक अभिन्न अंग है। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या है? गलत है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखें, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है, गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि उनके पास भी कुछ शक्तियां होती हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसमें हमने कौन कौन से ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। और अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को अगर हम देख रहे हैं तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि अनुच्छेद 171 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और अनुच्छेद 168 के खंड 1 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति, जो कि कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल जो है वो विधायिका का अंग होता है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में जो एक शक्ति है जो दोनों की भिन्न है वो क्या है? कि राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो कौन सा है? मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो उत्तर बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम देखें इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में राज्यपाल अनुच्छेद 168 के तहत राज्य की विधायिका का अंग होता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की तरह आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार कथन ए, सी एवं डी सत्य हैं। वस्तुतः अनुच्छेद 161 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों संबंध किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड का राज्यपाल जो है वो प्रविलंबन, विराम, परिहार, लघुकरण या उसे क्षमा कर सकता है अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंडादेश को वह क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए जो है वो राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हाँ आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते, लेकिन सिविल जो मामले होते हैं तो वो उन्हें सूचित करके चलाया जा सकता है। तो ये पहला ऑप्शन जो कथन ए है वो क्या है? गलत है।
अगर हम कारण देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है, कारण जो है वो सही है। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट पहली जो थी वो गलत है और आर जो है वो क्या है, सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 361 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के खंड 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361 की खंड 4 के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाले दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। तो हमने क्या सीखा है कि आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते, उन्हें मतलब पदमुक्ति के बाद ही आपराधिक मामले चलाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिविल मामलों की या दीवानी मामलों की बात करते हैं तो उन्हें लिखित सूचना दे दिया जाए उनके कार्यकाल में 2 माह के पश्चात क्या किया जा सकता है, 2 महीने पहले हमने नोटिस दे दिया और 2 महीने बाद उनके ऊपर क्या है, सिविल मामले को चलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन सही नहीं है, जबकि कारण संवैधानिक प्रावधानों के तहत सही है। अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो कौन सा होगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। और सेकंड है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, मतलब कोई दंडिक कार्यवाही नहीं होगी। तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद के दौरान कोई भी आपराधिक मामलों के से संबंधित दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो दोनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन, तो कथन 1 संविधान के अनुच्छेद 361 के संदर्भ में तथा कथन 2 अनुच्छेद 158 के संदर्भ में सही है। अनुच्छेद 361 के खंड 2 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें विषय से संबंधित है। इसके खंड 4 के प्रावधान अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नगत कथन जो हैं वो दोनों ही क्या हैं, सही हैं। इसके बाद अगला अगर हम प्रश्न देखते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यवाहियों से के लिए तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। ऐसी ही व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163 के खंड 3 में प्रदान की गई है। अन्य सभी विकल्पों के कथन जो है वो क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाए जाने का प्रावधान नहीं है। तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना क्या है, आवश्यक है।
तो हमने क्या देखा है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद अगला देखते हैं, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला तो कौन थी? अभी हमने देखा था सरोजनी नायडू थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत की क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो कौन थी वो? तो सरोजनी नायडू थी। इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में, तो किसकी स्मृति में? तो 13 फरवरी को जो महिला दिवस मनाया जाता है वो सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पश्चिम बंगाल की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी वो पद्मजा नायडू थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो पश्चिमी बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी, जबकि यहाँ के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ 30 जुलाई 2019 से हैं। विजय लक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे थे तथा वे 1980 से 84 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वे ओडिशा के भी राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया उनका नाम क्या है? तो उनका नाम रघुकुल तिलक था। अगर इसके बाद हम देखें एक्सप्लेनेशन तो भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में बर्खास्त किया गया था। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था, जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से किसी एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग ना लिया हो। तो ये किसका कहना था? तो अगर हम देखें, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग, और चौथा डी ऑप्शन है संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो ये किसका मानना था? तो ये मानना था किसका? सरकारी आयोग का 1983 में। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सरकारिया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ध्यातव्य है कि बदलते हुए सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में केंद्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने 9 जून 1983 को न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में, और जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे? तो अन्य सदस्य वी शिवरामन एवं डॉक्टर SR सेन ने एक आयोग क्या किया था? गठित किया था। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें जो रिलेटेड है राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद से। तो इसमें जो नोट्स हैं उसमें दिया गया है विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। तो कहाँ पे? भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अगर हम देखें तो विधान सभा के बारे में बताया गया, विधानमंडल के बारे में बताया गया है
और अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। तो आर्टिकल 168 में क्या कहा गया है कि ये जो विधानमंडल होगी, जो राज्य की विधानमंडल होगी, इसका जो गठन है वो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। तो विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 170 की, तो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये किसके बारे में बताया गया है? तो ये राज्य की विधानसभा के बारे में बताया गया है कि कम से कम कितनी संख्या हो सकती है, तो 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखें तो अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में राज्यों में सिक्किम 32 और मिजोरम एवं गोवा दोनों में 40। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपवाद हमको देखने को मिलता है कि अगर हम देखें सिक्किम में हमको 32 सीट देखने को मिलती है और मिजोरम और गोवा में 40 देखने को मिलती हैं। 40 की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इनके अतिरिक्त पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के बारे में, तो 30 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है जिसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 403 सदस्य हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखनी है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का जो संचालन है वो कौन करता है, तो वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इसके बाद अगला आर्टिकल देखें तो अनुच्छेद 170 के खंड 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। तो मतलब इस तरीके से प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन के लिए जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, तो इस तरीके से उसको बांटा जाएगा कि जो स्थान जो अनुपात निकल कर आए वो समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। तो हमें ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार और कार्य हैं वो किसके समान है, लोकसभा अध्यक्ष के समान है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। हमने ये स्पीकर के बारे में भी पढ़ा था और सेम चीज़ है यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के बारे में दिया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना मत तभी देंगे यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए, तभी वो अपने मत जो है वो निर्णायक के रूप में देंगे। और फिर सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि 2026 तक जो विधानसभा सीटों का जो संख्या है वो कौन से जनगणना के आंकड़े के आधार पर है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और ये कब तक यथावत रहेगी, तो 2026 तक ये सेम चीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के खंड 3 के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ा करके 114 कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कर दिया गया है, जैसा कि प्रावधान जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था।
दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं। तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन सी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पे क्या है, विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, तो वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की हो। तो ये 2 योग्यताएं हैं। इसके बाद अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 332 के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक विधान परिषद के बारे में। अगर हम विधान परिषद के बारे में देखें तो जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, अगर हम देखते हैं अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है। तो सृजन या उत्साधन के लिए जो उपबंध करेगा विधान परिषद के, वो कौन कर सकता है, संसद। कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 169 में बात की गई है। यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। तो अगर कोई भी राज्य की विधानसभा क्या करती है, विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करती है विधान परिषद के बनने के लिए, तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए क्या कर सकती है, उपबंध कर सकती है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। तो कौन से आर्टिकल के तहत विधान परिषदों के गठन की बात की गई है, तो आर्टिकल 171 के तहत। वर्तमान में 6 राज्य, अगर हम कौन कौन से राज्य देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य में विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं 171 के खंड 1 में क्या कहा गया कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो जहां भी जिस भी राज्य में विधान परिषद है उनको ये ध्यान रखना होगा कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक वहां विधान परिषद में सदस्य नहीं होंगे। परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 के खंड 4 में क्या बात की गई है, तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसा होगा, तो विधान परिषदों के जो सदस्यों का चुनाव है, निर्वाचित सदस्यों का चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और अगर हम देखें 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद को संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तदनुसार अनुच्छेद 171 के खंड 3 में विधान परिषद के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का क्या है, प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो विधान परिषद चाहे तो अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, संकल्प पारित कर उनके पद को से हटा सकती है। इसके बाद अगला प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं निहित है, जबकि अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्हरताओं का क्या है, उल्लेख है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्या करता है, विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं है। तो इस प्रश्न का जो विनिश्चय है ये राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है।
इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 190 के खंड 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो इस तरीके से हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा। अब हम राज्य मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो ये चीज़ हमने देखी है अनुच्छेद 163 में। और अगर हम अनुच्छेद 164 देखते हैं तो 164 के खंड 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 174 के खंड 1 क के अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 164 के खंड 1 क के अनुसार किसी राज्य की जो मंत्री परिषद है, जो राज्य की मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है मुख्यमंत्री सहित, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि 12 से कम भी नहीं होगी। अनुच्छेद 164 के खंड 2 के तहत मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 के खंड 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो अगर अनुच्छेद 164 के खंड 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके बाद क्या हो जाएगा? वो मंत्री के पद पर भी नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अभी हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की विधायिका में क्या सम्मिलित है? अगर हम देखें तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो ये 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके पहले का ऑप्शन देखते हैं, विधानसभा एवं राज्यपाल, तो ये भी सही है, विधानसभा एवं राज्यपाल। और अगर 4th ऑप्शन भी देख के चले कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, तो दोनों ही अपने आप में उत्तर सही हैं। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है। तो राज्यों की विधायिका में क्या क्या शामिल होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनके संदर्भ में ऑप्शन 3 सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके संदर्भ में ऑप्शन 4 सही है। अतः अभीष्ट उत्तर जो है वो कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो विधान पालिका परिषद को कहा जाता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 168 खंड 2 के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होता है। इनमें या विधान पालिका परिषद उच्च सदन तथा विधानसभा निचला सदन होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 में है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना और अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि और अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सही विधि है? तो कौन सी? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव,
सी ऑप्शन है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है विधान परिषद को बनाने के लिए एकदम उपयुक्त रीजन है। अगर हम ऑप्शन इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 169 खंड 1 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169 के खंड 3 के तहत ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो कौन से सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 169 के तहत मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की बात किस में की गई है? तो अनुच्छेद 169 में बात की गई है, अनुच्छेद 169 में बात की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो अगर हम देखें तो राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। दूसरा है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तीसरा, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। और चौथा ऑप्शन है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। तो ये चीज़ हमने देखी। अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विधान परिषद के उत्साधन समापन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में तत्संबंधी विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। अगला ऑप्शन है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें दोनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है? गलत हैं। कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, ये गलत है। और इसमें सेकंड ऑप्शन, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, नॉमिनेट करता है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितनी हो सकती है? 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा होता है? विधान परिषद द्वारा किया जाता है। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/10 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 3 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के यथाशक्य निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से
मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसी के तहत अविभाजित उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के कुल 108 सदस्यों में से 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अनुसूची 3 में हुए संशोधन के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य 1/10 भाग को ही राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के गठन का वर्तमान स्वरूप जो है वो इस प्रकार से है। तो अगर हम देखें तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 सदस्य, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से 36 सदस्य, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 8 और मनोनीत 10। तो इस तरीके से 100 सदस्य हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो हमने पढ़ा है कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5/6 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, इस वजह से अगर हम देखें तो विधान इसमें कोई उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 3 में विधान परिषद के निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के विधान परिषद के कुल 50 सदस्यों में से 6 सदस्य, अगर हम देखें लगभग 1/8 भाग, बिहार की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य, महाराष्ट्र के विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य, कर्नाटक के विधान परिषद में कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य और तेलंगाना के विधान परिषद के कुल 40 सदस्यों में से 7 सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। तो सही पूछा गया है। तो राज्य विधान परिषद के विषय में अगर हम देखें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसे राज्य विधान परिषद को कभी भी क्या किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल क्या 6 वर्ष का होता है, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। इसके बाद यह एक स्थायी सदन है, तो बिल्कुल सही है। यह भंग नहीं किया जा सकता, तो भंग किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। तो नेक्स्ट है 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये भी क्या है, गलत है, 1/6 सदस्य स्थानीय। और नेक्स्ट है कि 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते। तो ये ऑप्शन भी क्या है, विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन दिया गया ये भी गलत है। अगर हम देखें प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 6 ऑप्शन सही है। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल, जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, तो ये सही है। तो इस तरीके से हम देखें तो 2nd, 6th और 8th ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। मतलब सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें, तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद की एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा। और फिर अगला अगर हम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 171 के खंड 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार से निर्धारित की गई है। तो विधान परिषद की किस तरीके विधान परिषद की संरचना कैसे निर्धारित की गई है, तो ये देखते हैं। यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्य जो होंगे, तो 1/3 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, स्थानीय निकायों से। और अगर हम देखते हैं तो 1/12 सदस्य जो हैं वो न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तो 1/12 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा क्या किए जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, अगर हम देखते हैं तो 1/12 सदस्य जो है वो न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। तीसरा है निकटतम 1/12 सदस्यों को न्यूनतम
3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। और चौथा है, निकटतम 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं विधान परिषद की संरचना तो कैसी है। सबसे पहले हमने देखा कि 1/3 सदस्य कहाँ से, स्थानीय निकायों से। 1/12 सदस्य जो हैं वो न्यूनतम 3 वर्षों से स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और 1/12 सदस्य को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे, लेकिन वो हमें ध्यान रखना है कि माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। इसके बाद 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और बाकी जो रह जाते हैं वो उनका जो नामांकन है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा। अब उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के द्वारा और अनुसूची 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किसे किया जा सकता है, विधान परिषद को। अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया। विधान परिषद की एक स्थायी सदन है और अगर हम देखें तो यह भंग नहीं की जा सकती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन है, ये भंग किए जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, राज्यसभा की, तो राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसको समाप्त किए जाने का भी प्रावधान नहीं है। वहीं पे अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो उसे समाप्त किया जा सकता है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान संशोधन अधिनियम 1956 उसके लिए उपबंधित है। तो कहाँ पे नहीं है? अगर हम महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में नहीं है। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत ना किए जाने के कारण इसे अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस को देखते हैं तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो संविधान के अनुच्छेद 168 एक क के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों में कहाँ कहाँ पर, तो अगर हम देखें आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 के तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो अगर हम देखें तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अभी देखा हमने जस्ट कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कहाँ पर द्विसदनात्मक, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो हमें पता है एमपी में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो हमें बताना है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे केवल बिहार में दिए हुए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 4 ही ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो बिहार में क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है या विधान परिषद हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिकाएं थी?
तो अगर हम बात करते हैं 1956 में, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1956 में पुनर्गठन के बाद बने कुल 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनात्मक विधायिकाएं थी। 7 में कहाँ-कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, मद्रास के बाद फिर मैसूर, मैसूर के बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में और तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साधन हो गया। उत्साधन को एबॉलिशन कहते हैं, मतलब खत्म कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की स्थापना जम्मू और कश्मीर के 1957 में अपनाए गए संविधान के तहत की गई थी। आंध्र प्रदेश में पहली बार विधान परिषद 1958 में स्थापित की गई, जिसे 1985 में संसाधित किए जाने के बाद यहाँ 2007 में पुनः विधान परिषद का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा संविधान अधिनियम 1956 के तहत मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, परंतु इस हेतु तारीख नियत न की जाने के कारण यहाँ विधान परिषद की स्थापना नहीं की जा सकी। इसके बाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के साथ यहाँ विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम अधिकतम संख्या की बात, पहले हम न्यूनतम को देख लेते हैं, तो न्यूनतम 60 और अधिकतम जो है वो कितनी हो सकती है, 500। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो विधानसभा सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप अगर हम देखें तो अपवाद स्वरूप वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32 और गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल 33 हैं, जिसमें से 30 निर्वाचित होते हैं और 3 जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य ही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो कौन से राज्य में, तो अभी हमने 3 राज्यों के बारे में देखा है, कौन कौन सा, तो सिक्किम, गोवा, फिर उसके बाद मिजोरम। सिक्किम, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखें तो पुडुचेरी। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो सिक्किम जो है अपवाद है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस अगर दिए होंगे, ठीक है, तो बस केवल ऑप्शन था। तो सिक्किम है जहाँ पे कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, लेकिन अपवाद है जहाँ पे अभी कितनी सीटें हैं, 32 सीटें ही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के उपबंध हैं कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये ऑप्शन देखें तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य होने चाहिए, 500, और कम से कम 60 सदस्यों के बारे में बात की गई है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगर हम देखें 24th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु क्या है, 25 वर्ष से कम है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कहा गया है कि 25 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये डी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो संविधान के अनुच्छेद 170 के खंड 1 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। स्पष्ट है कि कथन एक गलत है। अनुच्छेद 173 के खंड ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अतः कथन 2 जो है वो क्या है, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं तो भारत की किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि 500 सदस्य जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और 60 सदस्य हैं वो कम से कम हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो अगर हम देखें तो निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170। इसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें कि विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, तो कितनी आयु की गई है, तो 25 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, लेकिन अगर आज के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या कर दिया गया है, निरसित किया जा चुका है। तो अगर हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व तो आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश की जो है वो सर्वाधिक सदस्य संख्या है। एक्सप्लेनेशन देखें, भारत के सभी राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक निर्धारित संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभाओं में सदस्य संख्या जो है वो सबसे अधिक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश के पास 60 सीटें हैं, मेघालय के पास 60, मणिपुर के पास 60, और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 68 है, तो जो कि सबसे ज़्यादा है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन है वो कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। तो वो कौन है कि राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने का अंतिम जो सत्ता है वो कौन है, राज्यपाल है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार के तहत किसी सदस्य की निर्भरता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा। वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस संदर्भ में सभापति या अध्यक्ष का फैसला जो होता है वो न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। तो जस्ट ऑलरेडी अभी पढ़ा है, राज्यपाल के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोबारा नहीं दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा। तो जो अगर कोई भी कभी भी स्पीकर जो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा, तथा उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें विचार करना है कथनों पर। विधानसभा
का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। और सेकंड है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है। तो अगर हम ये पहला ऑप्शन देखें कि अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष है विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही क्या होता है, सदस्य में से ही क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना पद जो है वो तुरंत रिक्त नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, गलत। तो इस हिसाब से केवल एक जो है क्या है, सही उत्तर है। अब अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो दिए गए कथनों में कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड क के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। कथन दो सही नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 169 के अनुसार परंतु के अनुसार अगर हम देखें, जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचन विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है तो कब तक बना रहता है? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वो क्या रहता है, अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो 17वां का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 उपखंड क के तहत राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश राज्यपाल द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174 के खंड 2 उपखंड ख के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। सेकंड, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर दिए गए दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अनुच्छेद 176 खंड 1 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। इस प्रकार कथन एक क्या है, सही है। अगर देखते हैं अनुच्छेद 208 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208 के खंड 2 के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। इसके बाद इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का क्या करता है, पालन करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो अगर हम यहाँ पर सही क्रम चुनते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, शपथ ली जाती है। शपथ के बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है। अभिभाषण के बाद क्या होता है, मंत्रियों का परिचय, और मंत्रियों के परिचय के बाद निधन संबंधी उल्लेख। तो सही क्रम जो है वो क्या है, बी ऑप्शन जो है इसका क्या है, सही उत्तर है। विधानसभा की कार्यवाही में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण और फिर मंत्रियों का परिचय होता है तथा उसके पश्चात अथवा वर्तमान सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। तो कोरम क्या होता है कि 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वही क्या होता है, कोरम होता है। नेक्स्ट के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति,
राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से। तो किसके किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। अब इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66 के खंड 1 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है तो किसके द्वारा? तो इनमें से किसी के भी द्वारा राज्य की संचित निधि का संचालन नहीं किया जाता। राज्य की संचित निधि का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल जो है वो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के खंड 2 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से एक व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्यधीन रखी जाएंगी। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, और अगर हम देखें यहाँ पे तो राज्यपाल की पदावधि या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की क्या है? शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पढ़ा रह सकता है? तो कितने माह तक? 3 माह से अधिक तक नहीं। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197 खंड 1 उपखंड ख के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो कितने माह तक रोक सकती है? तो साधारण विधेयक को जो विधान परिषद है वो 4 माह तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। अगर हम यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन तो संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयक को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर क्या करना होता है? लौटाना होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो धन विधेयक केवल और केवल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केवल विधानसभा में प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो अगर बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाएगा तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन होने के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखें बगैर तो हमें कब तक धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक को पुनर्स्थापित यानी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 207 के खंड 1 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क से च तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में से हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कार्यों का प्रयोग करते हैं, तो ये क्योंकि इसमें समस्त कृत्य के बारे में दे दिया गया है तो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 1 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो जो न्यूनतम संख्या है मंत्रियों की, जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 12। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के तहत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो अगर हम बात करें तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामान्यतः कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, चयनित नहीं होता, वो नियुक्त किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। अतः विकल्प ए जो है में प्रस्तुत कथन सही नहीं है, अन्य प्रश्नगत कथन जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो कितने महीने तक के लिए समय पर बना रहता है? तो 6 महीने तक के लिए समय पर बना रह सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 4 में प्रावधानित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये जो 56 ऑप्शन है ये भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तब भी जब कि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो वो बनाया जरूर जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी क्या रखी गई है, कुछ अहर्ताएं रखी गई हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हरित हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी जो है वो क्या है, गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान
को भरने के लिए, चुने जाने के लिए तभी अर्हित होगा। तो कब अर्हित होगा? जब वह भारत का नागरिक है तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। दूसरी क्या कंडीशन है? वो विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो। इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 और 30 वर्ष है। अतः कथन एक जो है वो क्या है? सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्ध पर निर्भरता का वर्णन है। धारा 8 के खंड 1 के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्ध की तिथि से निर्हरित होगा और उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हरित बना रहेगा। धारा 8 के खंड 3 के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्ध की तिथि से निर्हरित रहेगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्हरित बना रहेगा और इसके तहत स्थायी तौर पर निर्हरित किए गए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः कथन 2 भी जो है वो क्या है? सही नहीं है। इसके बाद अगला है, अगर हम ऑप्शन देखें तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कहाँ से होता है? तो ये जो किया जाता है, ये निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के खंड 5 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। तो मुख्यमंत्री राज्य के कर्तव्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। तीसरा ऑप्शन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये ऑप्शन गलत है। और अगर हम चौथा ऑप्शन देखें कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे तथा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संवैधानिक कर्तव्य न होकर कैसा कर्तव्य है? प्रशासनिक कर्तव्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 167 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष की होती है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक का पद पर रहता था जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी? तो वो अभी हमने देखा सुचेता कृपलानी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सेकंड है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, तो किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, तो मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी क्या है, आवश्यक है। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राज्य सचिवालय की प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां जिन्हें हम फाइल्स कहते हैं, मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे गए प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी, तो किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी, तो बिहार की विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार सही उत्तर जो है वो कौन सा है, विकल्प डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है, तो वो कौन से राज्य ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए पुनः आरक्षण लागू किया था, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, जिसे लागू नहीं किया जा सका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड लागू है, तो कहां पे लागू है, गोवा में लागू है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहां सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने राज्यपाल, राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद, इन तीनों ही टॉपिक्स को एक लेक्चर में कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।